एपिसोड 711। एक शख्स ने अंधेरे में उधर फायर किया जहां से अली ने गोलियां चलाई थी। ये समझते हुए भी कि जंग का आगाज करने वाला अपनी जगह बदल चुका होगा, उसने एक चांस लिया। लेकिन ये चांस अली के काम आया। अंधेरे में फायर करने वाले की गन से शोले लपके थे। अली ने उन शोलों पर गोली चलाई तो एक चीख सुनाई दी। दूसरा दुश्मन भी मारा गया। टीम लीडर ने दिल ही दिल में तस्लीम कर लिया कि वैली का आशिक तनहा गोरीला जंग लड़ने का तजुर्बा रखता है। वो सब दबे कदमों तारीकी में रास्ता टटोलते हुए किसी न किसी तरफ की तरफ जाने लगे। ऐसे ही वक्त बिजली चमकी। उसकी लम्हाती रोशनी में ठाएं ठाएं दो फायर हुए। दो और लुढ़क गए। फिर अंधेरे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वैली अपनी जगह सहमी हुई खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। कम से कम गोलियों से बचने के लिए ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन अकल काम नहीं कर रही थी। ऐसे वक्त अचानक ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, फिर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। वो घुटी घुटी सी आवाज़ में ऊँ ऊँ कर रही थी। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे खींच कर ले जाने वाला एक तरफ की आड़ में आकर सरगोशी में कहने लगा, चुप रहो कमीनी, तेरी आवाज़ पर गोली आएगी तो मैं मारा जाऊंगा। वो शायद कुछ और कहना चाहता था, लेकिन एक रिवॉल्वर की नाल कनपटी से आकर लग गई। अली की सरगोशी सुनाई दी, हथियार फेंक दो, दूसरी बार नहीं बोलूंगा, गोली मार दूंगा। उसने वैली को छोड़ दिया, हथियार फेंक दिया। वैली खुश होकर अली से लिपटने आ रही थी। वो डांट कर कहने लगा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत ना करना, इसी तरह दरख्त की आड़ में रहो। उसने हथियार फेंकने वाले की तलाशी ली। उसकी जेब से एक बड़े साइज का लाइटर निकला। उसने लाइटर का तमाम पेट्रोल उसके लिबास पर छिड़क दिया। वो सहम कर कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? अली ने कहा, अभी तुमने कहा था कि इस लड़की का बदन देखकर तुम्हारे बदन में आग लग गई, लिहाजा अब आग लग रही है। नहीं नहीं, प्लीज माफ कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। तुम आग लगते ही अपने साथियों के पास दौड़ते हुए जाओगे, वो आग बुझा देंगे। ऐसा नहीं करोगे, अपने साथियों के पास मदद के लिए नहीं जाओगे तो गोली मार दूंगा। उसने लाइटर को जला दिया। अगरचे उसका तमाम पेट्रोल उस पर छिड़क चुका था, फिर भी वो जरा देर को जला और उसके कपड़ों में आग लग गई। अली ने लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ दूर चला गया। फिर शोलों में लिपटता हुआ हलक फाड़ कर चीखता हुआ दूर भागने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, ये आग बुझाओ, प्लीज मुझे बचाओ। अली ने उसके फेंके हुए हथियारों में से एक हैंड ग्रेनेड उठा लिया था। उधर साथियों ने देखा कि अपना एक आदमी शोलों में लिपटा हुआ उनकी मौत बनकर आ रहा है, तो उनमें से एक ने उसे गोली मार दी। जहां से फायर करके उसे गोली मारी गई थी, वहां अली ने हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर फेंका। चंद सेकंड के बाद ही जबरदस्त धमाका हुआ। कितने ही दुश्मन एक पत्थर के पीछे से उछलकर जमीन पर गिरे, फिर उठ ना सके। जिसके लिबास में आग लगी थी, उसकी मौत के बाद भी लिबास से शोले भड़क रहे थे, दूर तक उस वीराने को रोशन कर रहे थे। अली ने यही सोचकर आग लगाई थी कि छुपे हुए दुश्मन एक बार नजर आ जाएं। उसका काम हो गया था। मूसलाधार बारिश के बाइस शोले बुझ गए। फिर तारीकी छा गई। इस तारीकी से फायदा उठाकर सब अपनी अपनी पोजीशन बदलने लगे। अली ने दुश्मन के फेंके हुए हथियार उठाकर वैली के कान में कहा, मेरे साथ जमीन पर रेंगती चलो। वो उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। मुसलसल बारिश की वजह से जमीन दलदली हो गई थी। वैली कीचड़ से लथपथ हो रही थी। अपने कोरे बदन की नाकदरी का एहसास हो रहा था, लेकिन इस एहसास पर दुश्मनों का खौफ गालिब था। वो रेंगती हुई एक बड़े से पत्थर के पास आ गई। वहां 3 लाशें पड़ी हुई थीं। वो सरगोशी में कहने लगी, ये तो वही जगह है जहां तुमने हैंड ग्रेनेड फेंका था। यहाँ दुश्मन है। वो कान के करीब बोला, अब नहीं है, दुश्मनों ने पोजीशन बदल ली है। वो कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि मैं उनकी ही छोड़ी हुई जगह को तुम्हारी पनाहगाह बना रहा हूँ। तुम यहाँ से हरकत नहीं करोगी, एक आवाज़ नहीं निकालोगी, मैं अभी आ जाऊँगा। वो जानना चाहता था। वैली आस्तीन पकड़कर कहने लगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। उसने एक झटके से आस्तीन छुड़ाई, उसे पत्थर के पीछे धक्का दिया, फिर चला गया। दुश्मनों का खौफ ना होता तो वो चीख चीख कर उसे जंगली और बेहिस कहती। कोई महज़्ज़ब और दिल वाला यूं कीचड़ में सने हुए कमल को पत्थर के पीछे फेंक कर नहीं जाता। वो दिल ही दिल में कुढ़ रही थी और साथ ही उस पर कुर्बान होने के लिए मचल रही थी। अली रेंगता हुआ वैली से दूर चला आया। एक तरफ की आड़ में पहुंचा। उसी वक्त ट्रेसर गोली के जरिए दूर तक रोशनी फैल गई। इस बार दुश्मन उसे रोशनी में देखना चाहते थे। उस रोशनी में कैमरे की फ्लैश लाइट का चमका हुआ। कुछ फासले पर एक मुसल्ला शख्स ने अली की तस्वीर उतारी थी, फिर दरख्त की आड़ में चला गया था। चंद सेकंड्स के बाद ही उसने दरख्त के पीछे से फायर किया। अली के लिए चंद सेकंड्स बहुत थे। वो जगह बदल चुका था।
दरख्त के पीछे से फायर करने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, अली तैमूर, तुम बेनकाब हो गए हो। मैंने अभी एंटी मेकअप कैमरे के व्यू फाइंडर में तुम्हें देखा है। इस कैमरे में तुम्हारी असली चेहरे की तस्वीर महफूज हो चुकी है। तुम जिम्मी मैथ्यू नहीं हो। दूसरे दरख्त के पीछे से टीम लीडर की आवाज़ आई, एंटी मेकअप कैमरे ने भांडा फोड़ दिया है। हमारा बॉस दुरुस्त कहता है, मोटरबोट में जान लड़ाकर हमारे आदमियों को मारने वाला कोई आशिक नहीं हो सकता। वैली को हमसे छुड़ा कर ले जाने वाला हाथ बहुत अहम है। इस हाथ के पीछे कोई बड़ी साजिश है। अब सारा खेल सामने आ गया है। फरहाद की फैमिली वैली के जरिए उसके टेलीपैथी जानने वाले भाई तक पहुंचना चाहती है। तीसरे दरख्त के पीछे से तीसरे शख्स ने कहा, वैली, तुम जहां भी हो, हमारी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे भाई तक रसाई हासिल करने के लिए हम तुम्हें अगवा करना चाहते हैं, और यही काम अली तैमूर बड़ी मोहब्बत से कर रहा है। जिम्मी मैथ्यू बनकर तुम्हें धोखा दे रहा है। टीम लीडर की आवाज़ गूंजने लगी, हम वैली को ये नहीं कहते कि हम शरीफ हैं, बल्कि ये समझाते हैं कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वो बेहद ख़तरनाक शरीफ है। तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले भाई को हमेशा के लिए बाबा साहिब के इदारे का गुलाम बना देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा। इस आखिरी फिक्रे के साथ ही उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। अली ने पीछे से आकर एक बाजू में उसकी गर्दन जकड़ ली थी। ज़्यादा बोलने का नतीजा यही होता है। वो अली को बेनकाब करने की खुशी में बोलते वक्त भूल गया था कि अंधेरे में अपनी ही आवाज़ अपनी मौत को बुलाती है। वो टीम लीडर अच्छा फाइटर था, अपनी गर्दन छोड़ाकर जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन अंधेरे में अंधी गोरीला फाइट के दौरान जहानत और तेज़ रफ्तारी ज़रूरी होती है। अली ने उसे जवाबी हमले का मौका ही नहीं दिया। गर्दन दबोचते ही एक लंबे फल का चाकू उसके जिस्म में बेवस कर दिया। उसकी खामोशी ने बाकी साथियों को समझाया कि उन्हें मौत वहाँ खींच लाई है। मुकाबले पर फरहाद का बेटा है। फरहाद की फैमिली से मुक़द्दर की पुरानी दोस्ती है। ये अली तैमूर इसलिए भी नाकाबिल शिकस्त है कि अभी कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी मदद कर रहा होगा। वो ख्याल खानी करने वाला पता नहीं कैसे हमारी निशानदेही कर रहा है, और अली हमारे लोगों को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। वो तादाद में 12 थे, जिनमें से 9 मारे गए थे। बाकी 3 ने वहाँ से भाग जाने में खैरियत समझी। अली अपनी पोजीशन बदलकर एक पत्थर के पास आया, फिर वहाँ बैठकर थोड़ी देर तक किसी हमले की तवक्को करता रहा। फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर एक तरफ फेंका। कीचड़ में धप से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। ऐसे में कोई भी आवाज़ की समत गोली चला सकता था, लेकिन कहीं से फायरिंग नहीं हुई। अली ने दूसरी बार एक टॉर्च को पत्थर के ऊपर रखा, फिर उसे रोशन करते ही वहाँ से लुढ़कता हुआ दूर जाने लगा। उस टॉर्च की रोशनी की तरफ ज़रूर फायर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ मुकम्मल खामोशी रही। इस तरह यकीन किया जा सकता था कि बाकी दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अली इतनी आसानी से मुतमईन होने वाला नहीं था। जिस तरह वो चाले चलता था, उसी तरह दुश्मन भी फरेब देकर उसे गोली मार सकते थे। वो थोड़ी देर तक एक तरफ से लगा खड़ा रहा, फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। भागने वालों ने ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर तलब किया होगा। अली देखना चाहता था कि दुश्मन मैदान छोड़ रहे हैं या उन्हें मजीद मदद पहुंचाई जा रही है। उसने 70 डिग्री पर एक ट्रेसर गोली चलाई। चंद सेकंड्स के बाद ही वो पूरा इलाका दूर तक रोशन हो गया। उस रोशनी में बहुत दूर एक हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लटकती हुई दिखाई दी। 3 आदमी उस पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहे थे। वो शूटिंग टारगेट से बहुत दूर थे, इसलिए अली ने उन्हें जाने दिया। हेलीकॉप्टर के जाते जाते रोशनी खत्म हो गई और फिर तारीकी छा गई। उसने पत्थर पर रखी हुई टॉर्च को उठाकर आवाज़ दी, वैली, कहाँ हो? आ जाओ। वो कुछ फासले पर एक पत्थर के पीछे से उभरी। बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया था। आसमान से बरसता हुआ पानी उसके बदन को धो रहा था। अली ने टॉर्च बुझा दी। नज़ारा गुम हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ गया। चमकती हुई बिजली ने बताया कि वो करीब पहुंच गया है। उसने अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा कोट है, इसे पहन लो। वह हाथ बढ़ाकर कोट लेते हुए कहने लगी, कैसे पहनूं? अंधेरा है, टॉर्च रोशन करो। अली ने ज़मीन की तरफ रोशनी की। वो कहने लगी, अरे मेरी तरफ रोशनी करो। औरत का हुस्न छुपने में है, मेरे कोट में छुप जाओ। वो बिल्कुल करीब आकर कहने लगी, औरत दूसरों से छुपती है, अपने मर्द से नहीं। मैं तुम्हारी चीज़ हूँ। तुम्हें पूरा हक पहुँचता है कि तुम बरसात में भीगे हुए मेरे हुस्न और शबाब को देखो, मुझे आगोश में लो, फिर अपने हाथों से कोट पहनाओ। वो एक तरफ रोशन टॉर्च नीचे करके चलते हुए कहने लगा, मेरे पीछे चली आओ। मालूम होता है यहाँ दूर तक आबादी नहीं है। इतनी देर तक फायरिंग होती रही, पुलिस वाले हमारी मदद को नहीं आए। अंदेशा है कि वो पीछे आते आते बात काट कर बोली, अंदेशा है कि दुश्मन फिर आएंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तुम हो।
तुम मुझे बार बार नजरअंदाज करके मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मुझे बता रहे हो कि मैं हसीन नहीं हूं, प्यार के काबिल नहीं हूं। तुम मेरी अना को ठेस पहुंचा रहे हो। मैंने 18 बरस तक अपने बदन को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा और तुम इस पर जैसे थूक कर जाते हो। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अली ने डांट कर कहा, शट अप। क्या तुमने ये नहीं सुना था कि मैं जिम्मी मैथ्यू नहीं हूं? मैं फराद अली तैमूर का बेटा हूं, तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले भाई को ट्रैप करने वाला हूं। ये झूठ है। वो दुश्मन मेरा लिबास फाड़ रहे थे, मेरी इज्जत लेना चाहते थे, और तुम इस तन्हाई में मेरी इज्जत की तरफ बढ़ने से इनकार कर रहे हो। मुझे इज्जत व आबरू से घर पहुंचाना चाहते हो। मैं उन जलील कुत्तों की बातों पर कभी यकीन नहीं करूंगी। जलील कुत्ते भी कभी भौंक कर सच बता देते हैं कि तुम्हारे घर में चोर आया है। अब मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि दुश्मन मेरे असली चेहरे की तस्वीर ले गए हैं। वो सुबह होने से पहले ही मुझे और मेरे साथियों को बेनकाब कर देंगे। ये रात हम पर भारी है, लिहाजा मैं तुम्हारा साथ छोड़ने से पहले अपनी हकीकत बता रहा हूं। नहीं तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए खुद को दुश्मन जाहिर कर रहे हो। अगर यह हकीकत है तो मुझे दुश्मनी भी मंजूर है। मुझे अपने हाथों से जहन्नुम में पहुंचा दो, लेकिन मेरे घर न पहुंचाओ। मेरे भाई को ट्रैप करो, मेरे बदले उसकी टेलीपैथी का सौदा करो, मगर मुझे अपनी आगोश ही में रहने दो। अली ने अचानक ही रुककर उसे टॉर्च की रोशनी में देखा, फिर उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। वो पहले हैरान हुई, फिर झुंझुलाई। अली ने कहा, मैं तुम्हारे भाई का दुश्मन हूं। मुझसे जितनी भी दुश्मनी करो कम है, मगर तुम बहन होकर उसे मेरे शिकंजे में देखना चाहती हो। क्यों? तुम्हें भाई से क्या दुश्मनी है? क्या उसने तुम्हें बहन नहीं समझा? तुम्हें भाई का प्यार नहीं दिया? अगर उसने भाई के तमाम हुकूक दिए हैं और देता रहता है, तो तुम कैसी बहन हो जो मेरी आगोश में हवेस पूरी करने के लिए मोहब्बत करने वाले भाई से दुश्मनी कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहने लगी, मैं भाई की दुश्मन नहीं हूं, खुदा गवाह है। सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए ऐसा कह रही थी। मेरे अंदर ये यकीन पुख्ता है कि तुम्हारा जैसा फरिश्ता मेरे भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ साहिल की तरफ जाने लगा। ऐसे वक्त दिमाग पर दस्तक हुई। लैला ने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं जंग के दौरान वैली के दिमाग में थी और सोनिया को रिपोर्ट पहुंचाती रहती थी। कई बार जी में आया कि किसी तरह तुम्हारे काम आऊं, लेकिन सोनिया ने सख्ती से मना कर दिया। तुम दोनों भाई दुश्मनों से निमटने के दौरान टेलीपैथी का सहारा नहीं लेते हो। मैंने आज पहली बार मौजूद रहकर तुम्हारी गोरीला जंग देखी है। बेटे, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। शुक्रिया आंटी। काम की बात बताएं। मैंने सोनिया को बता दिया है कि तुम्हारी असलियत दुश्मनों पर खुल गई है। सोनिया ने कहा है कि अब हालात तेजी से बदलते रहेंगे। दुश्मन हमारी इस कमजोरी से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। मौजूदा हालात में मम्मा क्या चाहती हैं? मैं दूसरी बार तुम्हारी मम्मा के पास गई तो कोई औरत उनके दिमाग में कह रही थी, मादाम सोनिया, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, अली तैमूर हमारी नज़रों में आ गया है। हम उसे कई तरह से ट्रैप कर सकते हैं। सोनिया ने कहा, फिर तो फौरन ट्रैप कर लेना चाहिए था। मेरे पास क्यों आई हो? तुम बहुत मगरूर हो। समझती हो फराद की फैमिली का कोई मेंबर कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आएगा। ये तमाशा अभी तुम देख कर आ रही हो। तुम्हारे आदमी अली तैमूर के हाथों मारे जा रहे हैं। वहां से मायूस होकर ये देखने आई हो कि सोनिया कहाँ है और किस भेस में है। यहाँ भी तुम्हें मायूसी हो रही है। वो दिमाग में आने वाली बोली, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे अंदर कुछ रूहानी क़ुव्वतें हैं। मैं तस्लीम करती हूँ। तुम्हारे ज़रिए ये देखना चाहती थी कि किस घर में या किस इलाके में हो, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ धुंध छाई हुई है। अब सांस रोकूंगी तो इस धुंध से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो जाओगी। प्लीज़ सांस ना रोकना। मैं एक समझौते के लिए आई हूँ। सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है तुम कहोगी हमारी तुम्हारी मंजिल एक है। हम वैली के टेलीपैथी जानने वाले भाई पॉल हॉपकिन को काबू में करना चाहते हैं। हमारे आपस के झगड़े में वो हाथ से निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तुम वाकई ज़हीन हो सोनिया। तुमने हमारे तुम्हारे मुश्तरका नुकसान को समझ लिया है। हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से वाकफियत ज़रूरी है। तुम मुझे जानती हो, मैंने तुम्हें अपने दिमाग में जगह दी, तुम भी मुझे अपने दिमाग में आने दो। वो हंसते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझे नादान समझती हो? सोनिया ने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गई। फिर उसने कितनी ही बार सोनिया को मुखातिब किया, उसके दिमाग में आने की कोशिश की, लेकिन उसे दिमाग में जगह नहीं मिली। लेकिन ये रुदात अली को सुना रही थी। वो कह रही थी, बेटे अली, मैं हैरान हूं तुम्हारी मम्मा को कैसी रूहानी क़ुव्वतें हासिल हैं। मैं उनके दिमाग में थी।
ऐसे में वो दूसरी ख्यालखानी करने वाली सिस्टर सोनिया के अंदर आने में नाकाम हो रही थी। मेरी मम्मा को समझना शायद नामुमकिन है आंटी। ये बताएं वो मेरे लिए क्या कहती हैं। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ के हुक्काम और फौज के अहम अफसरान सोनिया को ब्राइन वुल्फ के साथ न्यूयॉर्क में देख रहे हैं। कोई उधर सिस्टर पर शुबा नहीं करेगा कि वो साइमन मैथ्यू की वाइफ बनकर बॉल्टीमोर के साहिली इलाके में रहती है। अलबत्ता ये यकीन किया जाएगा कि तुम साइमन के बेटे जिम्मी मैथ्यू बनकर धोखा दे रहे हो। इन हालात में तुम्हें बॉल्टीमोर वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मा जिम्मी मैथ्यू की माँ की हैसियत से बयान देंगी कि तुमने कहीं से फ़ोन पर इत्तला दी थी। तुम एक गर्लफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाओगे। वो कहने लगा, इसका मतलब है मुझे जिम्मी मैथ्यू का मेकअप ख़त्म कर देना चाहिए। वो वैली के साथ चलता हुआ मोटर बोट में वापस आ गया था। लैला ने कहा, कुतुबनुमा के ज़रिए समतों को समझो और दिलावीर की बंदरगाह तक जाओ। वहाँ बाबा साहब के इदारे के 2 अफराद तुम्हारे मुंतज़िर हैं। वैली का क्या होगा? तुम दिलावेर पहुंचकर उससे अलग हो जाओगे। अगर दुश्मनों ने यह जाहिर किया कि वैली तुम्हारे साथ है तो हम उसके बाप को इत्तला देंगे कि वो अपनी बेटी को दिलावीर जाकर ला सकता है। इसका मतलब है हम उसके भाई पॉल तक पहुंचने में नाकाम रहेंगे। हर मैदान में कामयाबी नहीं होती। जब नाकामी होती है तो नाकामी भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हाँ, आप दुरुस्त कहती हैं। वैसे अभी हम पूरी तरह नाकाम नहीं हुए हैं। अब मैं अपने तौर पर एक गेम खेलने जा रहा हूँ। आपसे दिलावीर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। वो चली गई। अली ने कहा, वैली तुम मोटर बोट चलाओ, थोड़ी देर बाद स्टीयरिंग मैं संभाल लूँगा। वैली ने मोटर बोट स्टार्ट की, फिर ड्राइव करने लगी। अली ने सीट के नीचे से कुतुबनुमा निकालकर उसे दिया। वो कहने लगी, ये तो गुम हो गया था। मैंने तुम्हें अगवा करने के लिए झूठ कहा था। अब इसके ज़रिए समतों को समझते हुए शुमाल मशरक़ की तरफ चलो। क्या मैरीलैंड वापस नहीं जाओगे? नहीं, मैं फिर एक बार तुम्हें अगवा करके दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। वो बातों के दौरान मेकअप बदलने का सामान सीट के नीचे से निकाल रहा था। मौजूदा मुहिम रवाना होने से पहले उसने ऐसी तमाम ज़रूरियात का सामान रख लिया था जो अब काम आ रहा था। जब वो जिम्मी मैथ्यू का मेकअप उतारने लगा तो वैली कभी कभी सर घुमाकर उसे हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, अब यकीन आ रहा होगा कि मैं जिम्मी नहीं हूँ। बेशक तुम जिम्मी नहीं हो और मैंने जिम्मी के नाम से नहीं, तुम्हारी शख्सियत और शराफत से प्यार किया है। तुम XYZ कोई भी हो, बुनियादी बात एक ही है कि तुम एक सच्चे इंसान हो। उसने एक लिबास निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे पहन लो। बड़ी देर तक बारिश में भीगती रही हो, ये गीले कपड़े तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें भी लिबास बदलना चाहिए। मुझे देर लगेगी क्योंकि दूसरा मेकअप भी करना है। प्लीज़ ना करो, तुम्हारा असली चेहरा बहुत ही पुरकशिश है। मैं जी भर के देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले मेरी तस्वीरें उतारने वाले मुझे बेनकाब कर रहे होंगे। उनके बेनकाब करने से क्या होता है? तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ हूँ। अगवा की कोई वारदात तुमने नहीं की है। तुम्हें पता नहीं है, फराद अली तैमूर के बेटे बेजुर्म के मुजरिम हैं। हमें चेहरा बदल कर रहना पड़ता है। ऐसी कोई मजबूरी है तो मेरे लिबास बदलने तक ऐसे ही रहो। मैं थोड़ी देर में जितना देख सकती हूँ देखती रहूँगी। वो स्टीयरिंग सीट छोड़कर पीछे आ गई। अली ने आगे आकर स्टीयरिंग संभाल ली। उसने बर्क रफ्तारी और चाबुकदस्ती से अपना लिबास इस अंदाज में तब्दील किया कि अली को अंदाज़ा ना हो सका। फिर वो अली से मुखातिब हुई, मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता है, दूसरे ही लम्हे प्यार भी आ जाता है। मैं समझ लेती हूँ तुम मुझे बुराई से और गुमराही से बचा रहे हो। तुम भी मुझे बचाओ, अपनी गिरफ्त से आज़ाद करो ताकि मैं अचानक आने वाले दुश्मनों से खुद को छुपा सकूं। मुझे मेकअप करने दो। वो फिर स्टीयरिंग सीट पर आ गई। अली ने पीछे आकर लिबास तब्दील किया, फिर अपने चेहरे पर आर्जी मेकअप शुरू करते हुए कहने लगा, मैं जो सवाल करूंगा उसका दुरुस्त जवाब दोगी। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं अपने अली से झूठ बोलूंगी? अब नहीं सोचूंगा। क्या तुम्हारा भाई ख्यालखानी के ज़रिए तुमसे कभी बातें करता है? वो तो मुझे बचपन से चाहता है। जब टेलीपैथी का इल्म हासिल करने जा रहा था तब उसने कहा था कि मेरे दिमाग में हर रोज़ आकर बातें करेगा, लेकिन उसके बड़ों ने उस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उसे समझाया कि कोई भी दुश्मन मेरे दिमाग में आकर पॉल की बातें सुन सकता है, जबकि पॉल की टेलीपैथी का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। यानी वो तुमसे रब्ता कायम नहीं करता है? करता है, चुपके से आता है। जब उसने ये इल्म हासिल कर लिया तो मुझसे पूछा, बताओ मैं इस खुशी में अपनी बहन को क्या दूं? मैंने कहा, भाई जो भी देगा वो बहन के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। वो कहने लगा, नहीं,
अपनी ज़बान से मांगो। मैंने ज़रा सोच कर कहा, हर लड़की अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी चाहती है। जब मैं किसी को लाइफ पार्टनर के लिए पसंद करूं, तो तुम उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करना कि वो सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत और वफा करेगा या नहीं। अली ने पूछा, तुम पिछली रात से मुझे पसंद कर रही हो, क्या तुमने अपने भाई को मेरे मुताल्लिक नहीं बताया है? वो ज़रा चुप रही, फिर कहने लगी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, बोलूँगी तो मर जाऊँगी। भाई मेरे पास आया था। कब आया था? जब तुमने मुझे तमाचा मारा था। उससे पहले मैं भाई को तमाम रुदात सुना रही थी कि किस तरह तुम मेरी जान की बाजी लगाते हुए आ रहे हो और किस तरह मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूँ। मैंने भाई की मौजूदगी में कहा था कि तुम मेरे ज़रिए मेरे भाई को ट्रैप कर लो, मगर मुझे हमेशा अपने साथ रखो। ये सुनते ही तुमने मुझे मारा था और मुझे भाई की मोहब्बत का एहसास दिलाया था। ये सुनकर भाई ने मुझसे कहा, यह सच्चा और खरा इंसान है। तुमने लाइफ पार्टनर के लिए सही आदमी का इंतखाब किया है। लेकिन जब मैंने बताया कि तुम अली तैमूर हो, तो वो तशवीश में मुब्तला हो गया है। पॉल से कहो मुझसे बात करे। वो अभी नहीं है, थोड़ी देर में आएगा। अली के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसके दिमाग में तेजी से ये बातें आने लगीं कि वो अपनी बहन के आइडियल को अहमियत देता तो अली से दो बातें ज़रूर करता। वो हुकूमत का वफादार है। वो अपने मुल्क और अपनी कौम के मुकाबले में बहन के महबूब को कभी अहमियत नहीं देगा। शायद वो अपने बड़ों को, फौज के जनरल और कर्नल को बताने किया है कि अली तैमूर चींटी की तरह एक चुटकी में आ गया है। वो समंदर के बीच में है, अभी उसके लिए फरार का रास्ता नहीं है। लिहाजा उसे बहरिया और फजाइया के फौजी जवानों के जरिए घेर कर गिरफ्तार किया जा सकता है। वैली ने सर घुमाकर देखा। वो लिबास बदल चुका था। एक तरफ देखता हुआ सोच में डूबा खड़ा था। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या मेकअप के जरिए खुद को नहीं छुपाओगे? वो उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए बोला, इधर आओ, मुझे ड्राइव करने दो। वो उसे हटाकर उसकी जगह आ गया। वो तकलीफ से कर्राते हुए कहने लगी, कैसे संगदिल हो, पकड़ कर खींच लिया। क्या फूल को पकड़ना भी नहीं आता? उसने खामोशी से मोटर बोट को घुमा दिया। समत बदल कर जाने लगा। वो कहने लगी, क्या रास्ता बदल रहे हो? उसने कुतुबनुमा जेब में रखते हुए कहा, हाँ, हमारे सामने कोई समत नहीं है। देखें ये मोटर बोट हमें कहाँ ले जाती है। कुतुबनुमा क्यों नहीं देखते? मैं समतों को समझूंगा तो पॉल तुम्हारे जरिए हमारी मंजिल को समझ लेगा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे भाई पर एतमाद नहीं है? ये अपने भाई से पूछो। वो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता है और मैं तुम्हारी चाहत हूँ। फिर भी उसने मुझसे कोई सलाम दुआ नहीं की, हेलो भी नहीं कहा। मेरा नाम सुनते ही तशवीश में मुब्तला होकर चला गया। आखिर वो कहाँ गया है? मैं तो इन हालात में ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। वो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, हाँ, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा था। मैंने सोचा था भाई मसरूफ़ रहता है, किसी काम से चला गया होगा, लेकिन जाते जाते तुम्हें विश कर सकता था, खुशी का इजहार करके कह सकता था कि अभी आकर बात करेगा। तुम दुरुस्त हो अली, तुम्हें ख़तरा पेश आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम मोहब्बत के मारे परेशान हो, मेरे लिए फ़िक्रमंद हो, यही बहुत है। भाई आएगा तो मैं झगड़ा करूंगी, ये बुरी बात है। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे झगड़ा ना करो, प्यार से समझाओ। मैंने अभी अपना रास्ता बदल दिया है। ये रास्ता मेरी सलामती और उनकी तबाही की तरफ जाता है। पॉल को यकीन ना हो तो अपने जनरल से पूछ ले। अब से पहले बारहा ऐसा हो चुका है। मैं बीच समंदर में भी बच निकलूंगा, उसके बाद हमेशा के लिए पॉल का दुश्मन बन जाऊंगा। लिहाजा वो दोस्ती का रास्ता इख्तियार करे। वो कहने लगी, तुम बीच समंदर में किस तरह बच निकलोगे? ये तुम नहीं, तुम्हारा भाई दिमाग में रहकर पूछ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं पूछ रही हूँ? अभी मैं साबित कर दूंगा कि पॉल तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। तुम स्टीयरिंग सीट पर आ जाओ। वो सामने वाली सीट पर आ गई। अली ने पीछे आकर कहा, तुम उस वक्त तक पीछे सर घुमा कर ना देखना जब तक मैं तुम्हें मुखातिब ना करूं। मेरा दिल चाहे तब भी तुम्हें ना देखूं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो दिल चाहने के बावजूद नहीं देखोगी, आगे देखते हुए ड्राइव करती रहोगी। अगर पलट कर देखने पर मजबूर हो जाओ तो समझ लेना दिमाग तुम्हारा भाई के कंट्रोल में है। ठीक है, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद रहूंगी। वो आगे विंड स्क्रीन के पास समंदर को देखते हुए ड्राइव करती रही। पीछे से कभी कभी कुछ आवाज़ें आती रहीं। तजस्सुस पैदा होता रहा कि वो क्या कर रहा है। कई बार ये सोच पैदा हुई कि किसी तरह मालूम करना चाहिए वो क्या कर रहा है, लेकिन वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अपने तजस्सुस को दबाती रही। अपने महबूब की मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल करने से इनकार करती रही। तब उसे पॉल की आवाज़ सुनाई थी, तुम मेरी लाडली बहन हो,
वो खुश होकर कहने लगी, ओ ब्रादर, तुम आ गए। खुशी का इजहार ना करो, अली को मेरी मौजूदगी के मुतालिक न बताओ। क्यों ना बताऊं? वो एक अजीम इंसान है। वो कभी अजीम नहीं होता जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम उसे गलत समझ रहे हो। बहन, तुम नादान हो, तुम्हें पता नहीं है। ये अपनी दूसरी माँ सोनिया के साथ हमारे मुल्क के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ख़त्म करने या उन्हें अपनी तरफ माइल करके दोस्त बनाने आया है। ये तो अच्छी बात है। तुम दोस्त बन जाओ और अपने मुल्क का दुश्मन बन जाओ। क्या तुम्हें अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत नहीं है? हाँ हाँ, ज़रूर है। तो फिर पीछे देखो, वो क्या कर रहा है। अचानक ऐसा कहने से वो सर घुमाने वाली थी, फिर फौरन ही खुद को ऐसा करने से रोक लिया। फिर नाराज होकर कहने लगी, भाई, अभी मेरी जबान छूटी हो जाती। मैंने वादा किया है, जब तक अली मुखातिब नहीं करेगा मैं पीछे नहीं देखूंगी। तुम्हें देखना चाहिए, मुल्क और कौम की खातिर ये मालूम करना चाहिए कि वो किस तरह अपने बचाव की तदबीर कर रहा है। मैं हर किस नहीं देखूंगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैंने कभी तुम पर जबर नहीं किया। अभी चाहूँ तो जबरन तुम्हें देखने पर मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र करना चाहता हूँ कि बहन अपने भाई की हर बात मान लेती है। हाँ, मैंने सुना है टेलीपैथी जानने वाले किसी के भी दिमाग पर कब्जा जमा कर उससे जबरन अपना काम कराते हैं, लेकिन मैं तो बहन हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या अली को इसी समंदर में घेर लिया जाएगा? उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा? हाँ, यहाँ से कई हेलीकॉप्टर परवाज कर चुके हैं। फौज की तेज़ रफ्तार बहरी कश्तियाँ भी चल पड़ी हैं। तमाम साहिली बंदरगाहों में फौज पहुँच रही है। जनरल साहब कह रहे हैं फराद के बेटे को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। मैं इसीलिए मालूम करना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है। वैसे तुम मेरा बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हो। मैं 3 तक गिनता हूँ, उसके बाद उधर जबरन मुंह फेर दूंगा। वो यकबार की चीख कर बोली, मुझे सर घुमाने से रोको, खतरा है। ये सुनते ही पॉल ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उसके सर को घुमाना चाहा, लेकिन उसके मुकाबले में अली बर्क रफ्तार था। वैली की दोनों कनपटियों को दोनों हाथ में जकड़ लिया था। वो बहन का सर घुमाना चाहता था। ये सर को घूमने और वैली को अपनी तरफ देखने नहीं दे रहा था। उसे कह रहा था, हाँ, तुमने दोस्ती का मौका गंवा दिया। तुम्हारी हरकतों से पता चल गया है कि तुम मुझे किसी साहिल तक पहुंचने नहीं दोगे। मुझे यहीं घेरा जाएगा। वो वैली की जबान से कहने लगा, हाँ, यहीं घेरा जाएगा। तुम मेरी बहन को बेवकूफ़ बनाकर मेरे पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यह तुम्हारी खुशफहमी है। मैं चाहूँ तो अपने घर में बैठकर तुम्हारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इतनी दूर आने की जहमत ना करता, फिर सबसे पहले तुम्हारी बहन की इज्जत को नुकसान पहुंचाता। लेकिन तुम जैसे लोग मोहब्बत और शराफत की ज़बान बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हारे कितने ही टेलीपैथी जानने वाले हमारी मुट्ठी में आ गए हैं, फिर भी वो जिंदा सलामत हैं, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की ज़बान समझ ली है। हम किसी टेलीपैथी जानने वाले को कत्ल नहीं करना चाहते, सिर्फ उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं जो ये गैर मामूली इल्म हासिल करके अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरे तमाम मुल्कों को नुकसान पहुँचाते हैं, बेगुनाह अफराद को कत्ल करते हैं। पॉल ने कहा, क्या तुम यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने नहीं आए हो? ऐसी शैतानी मशीन 1000 बार बनाई जाएगी, 1000 बार उसे तबाह करूँगा, क्योंकि एटम बम हो या ट्रांसफार्मर मशीन, दोनों ही तमाम दुनिया के लिए तबाहकुन हैं। तो फिर अपनी टेलीपैथी जानने वाली माँ को पहले ख़त्म करो। मेरी माँ के खिलाफ एक भी इल्ज़ाम साबित करो, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे माँ बाप के कारनामों का रिकॉर्ड हर मुल्क में है। ये रिकॉर्ड बताता है कि मेरे वालिदैन हक के लिए बातिल से जंग करते रहे हैं और टेलीपैथी के ज़रिए जबर करने वालों को हलाक करते आए हैं। मैं अभी तुमसे बहस नहीं करूँगा। वैली को छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरह बच निकलना चाहते हो। मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? अपनी अकल से काम लो। अकल कहती है तुम साहिल की तरफ नहीं जा सकोगे। बहरी फौज के जवान तेज़ रफ्तार कश्तियों में पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारी मदद के लिए कोई हेलीकॉप्टर या आसमानी मदद नहीं पहुंचेगी। हमारी फ़ज़ाई फ़ौज के जवान हेलीकॉप्टरों और तैयारों में आ रहे हैं। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि गोताखोरी करो, समंदर के अंदर ही अंदर किसी साहिल तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन मैं वैली के ज़रिए उस कुतुबनुमा को देखकर मालूम कर चुका हूँ, तुम किसी भी साहिल से मीलों दूर हो। वहाँ तक तैरते हुए कोई सुपरमैन भी नहीं जा सकता। तो फिर परेशान क्यों हो? बकवास मत करो। हमारा जनरल तुम लोगों को नाकाबिले गिरफ्त कहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह गिरफ्त में नहीं आओगे। ये थोड़ी देर बाद देख लोगे। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पॉल ने कहा, अब तुम्हारी एहतियाती तदाबीर को समझ लूँगा। हेलीकॉप्टर से किसी के ज़रिए देखूँगा
और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। वो बहन को छोड़कर फजाई फौज के एक अफसर के पास पहुंच गया। वो एक हेलीकॉप्टर में था। उसने कहा, तुम सही जगह पहुंच रहे हो। सर्च लाइट के जरिए देखते जाओ, तुम्हें एक मोटर बोट दिखाई देगी। उसकी स्टीयरिंग सीट पर मेरी बहन वैली है। अफसर ने हुक्म दिया, हेलीकॉप्टर को शुमाल मशरक की तरफ परवास कराओ और उसी सम सर्च लाइट रोशन करो। उसके हुक्म की तामील की गई। 5 मिनट के बाद ही दूर वसी व अरीज समंदर के सीने पर एक तनहा मोटर बोट नजर आई। अफसर ने दूरबीन से देखा, एक लड़की मर्दाना लिबास पहने स्टीयरिंग सीट पर थी। पॉल ने कहा, मैं तुम्हारे जरिए समझ रहा हूं, वो मेरी बहन है। उसके पीछे अली को देखो, वो क्या कर रहा है? अफसर ने कहा, उसके पीछे कोई चीज है जिस पर बड़ी सी चादर पड़ी हुई है। शायद अली ने चादर में खुद को छुपा लिया है। फौजी अफसर ने ट्रांसमीटर के जरिए दूसरे हेलीकॉप्टरों और तैयारों को इधर आने के लिए गाइड किया। फिर पॉल से कहा, हम अभी करीब पहुंचकर फायरिंग के जरिए उसे चादर हटाने पर मजबूर करेंगे। ऐसे में गोलियां मेरी बहन को लगेंगी। मिस्टर पॉल, इत्मीनान रखो। मेरे मातहत मोटर बोट के बाहर गोलियां बरसाएंगे। तुम्हारी बहन की हर तरह हिफाजत की जाएगी। अली ने चादर के अंदर से हेलीकॉप्टरों और तैयारों की आवाज़ें सुनी। वो गोताखोरी के लिबास में था। उसकी पुष्ट पर गैस सिलेंडर बंधा हुआ था। उसने दुश्मनों को तजस्सुस में मुब्तला किया था। उन्हें यकीन था कि वो समंदर में गोता नहीं लगाएगा। ऐसी सूरत में साहिल तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो गोता लगाने के बाद क्या करने वाला है। इस यकीन के बाद उन्होंने अपनी फौज में गोताखोरों को शामिल नहीं किया होगा। अगर वो अली को इस लिबास में देख लेते तो ट्रांसमीटर के जरिए अपने गोताखोरों को तलब कर लेते। अब वो करीब आ रहे थे, जंग शुरू होने वाली थी। ऐसे वक्त वो उसे मौजूदा लिबास में देख लेते तो अपने गोताखोरों को वहां तलब करने और उनके वहां पहुंचने में घंटा आध घंटा जरूर लगता। अली को यकीन था कि वो इतनी देर में हार जीत का फैसला कर लेगा। उन हेलीकॉप्टरों के अलावा एक तैयारा भी परवास कर रहा था जो पानी पर भी उतर सकता था। वो अब तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। ऐसे ही वक्त अली ने चादर एक तरफ फेंक कर पानी में छलांग लगा दी। ये चश्मे ज़दन में हुआ। फिर भी बोट पर नजर रखने वालों ने उसे गोताखोरी के लिबास में देख लिया। पॉल ने एक अफसर के दिमाग में हैरानी से कहा, अरे ये तो पानी में गया है, ये तो मर जाएगा। उल्लू का पट्ठा क्या सोच कर गया है? अफसर ने कहा, यह समंदर की तह से मोती निकाल लाने वाला खानदान है। इस खानदान का बच्चा कुछ सोच कर ही अंदर किया है। उसने ट्रांसमीटर ऑन करके राब्ता कायम किया। फिर कोड वर्ड्स अदा करके बहरी फौज के एक अफसर से पूछा, तुम मोटर बोट से कितने फासले पर हो? तकरीबन 1 मील का फासला है। अली तैमूर ने समंदर में छलांग लगाई है। जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने गोताखोर पानी में उतारो। हमारी टीम में गोताखोर नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी बहरी फौज में गोताखोर नहीं है? हाँ हैं ज़रूर, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया था कि मौजूदा मिशन में उनकी ज़रूरत होगी। फौज के जिम्मेदार अफसरान को यह नहीं बताया जाता कि मैदान जंग में कैसे कैसे हथियारों की ज़रूरत पेश आएगी। क्या तुमने अली तैमूर को तरने वाला समझा था कि जहाज़ लेकर जाओगे और उसे मोटर से उठा लाओगे? बहरी फौज के अफसर ने नागवारी से कहा, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा कोई जूनियर अफसर नहीं हूं। तुम अपना फ़र्ज अदा करो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। अभी ट्रांसमीटर के जरिए कॉल करूंगा। हमारे गोताखोर हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में यहां पहुंच जाएंगे। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया, फिर दोबारा ऑन करके अपने गोताखोरों के लिए हेलीकॉप्टर से रब्ता करने लगा। अली तैमूर पानी के अंदर था। जंगजू शहजादे ने बड़ी चालाकी से ये मैदान खाली रखा था। पूरी फौज को ताकत के नशे में और घेरते हुए देखता रहा था। उन्हें अपनी बेबसी का यकीन दिला रहा था। वो समंदर से आ रहे थे, आसमान से आ रहे थे, पूरे मशरकी साहिलों की नाकाबंदी कर रहे थे। ऐसी ज़बरदस्त नाकाबंदी के दौरान वो सोच भी नहीं सकते थे कि शिकार पानी में चला जाएगा। वो अंदर ही अंदर तैरता हुआ ज़रा दूर गया, फिर मोटर बोट के नीचे वापस आ गया। समंदर की सतह पर लैंड करने वाला तैयारा मोटर बोट के पास आकर रुक गया था। उस तैयारे के अलावा 2 फौजी जवान थे। इस तरह तादाद में 3 थे। चौथी सीट वैली के लिए खाली रखी गई थी। वो वैली को मोटर बोट से ले जाने आए थे। अली तैयारे के पास पानी से उभरा, फिर उसके विंग पर चढ़ गया। विंग के साथ पायलट अपनी खिड़की पर नजर आ रहा था। वो खिड़की भी थी और दरवाज़ा भी। उसने लैंड करने के बाद दरवाजे को खोल दिया था और दूसरी तरफ मुंह किए वैली को सवार होते हुए देख रहा था। अली ने उसकी गर्दन से रिवॉल्वर लगाकर कहा, अपनी जगह से हरकत ना करना। वो एकदम से साकित हो गया। 2 जवान दूसरी तरफ के दरवाजे पर दिखाई दे रहे थे। एक दरवाजे के अंदर था, दूसरा बाहर मोटर बोट पर खड़ा कह रहा था, मिस वैली, उसके इंतजार में हमारा वक्त बर्बाद ना करो। वो बुज़दिल था, तुम्हें छोड़कर भाग गया है। कहने वाले का सर दिखाई दे रहा था। अली ने फायर किया तो खोपड़ी में सुराख हो गया। फिर बर्फ रफ्तारी से दूसरे जवान को गोली मारी। वो चीखता हुआ दरवाजे से बाहर मोटर बोट पर जाकर गिरा।
वैली की चीख सुनाई दी। अली ने पायलट को पकड़कर बाहर खींचा, फिर उसे लात मारकर पानी में गिरा दिया। उसकी सीट पर आकर दरवाजे को बंद किया, दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर दूसरे दरवाजे को लॉक किया। ऐसे वक्त वैली उसे देखकर खुशी से चीख पड़ी, ब्रावो अली, ब्रावो, तुमने तो कमाल कर दिया। दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूं। वो जैसे बहरा हो गया था। ऐसे वक्त किसी मोहब्बत करने वाली हसीना की आवाज कानों तक नहीं पहुंचती थी। उसने तैयारे को आगे बढ़ा दिया। वो चीख चीख कर पुकारने लगी, अली रुक जाओ, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है, मुझे साथ ले चलो। तैयारा समंदर की सतह पर दौड़ता हुआ फजा में बुलंद हो गया। वो तैयारे को जाते देखकर घूंसा दिखाकर कहने लगी, आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है। तुम जलील हो, कमीने हो। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मुझे अपनों के सामने शर्मिंदा होने के लिए छोड़कर जा रहे हो। आई हेट यू। खुदा करे तुम्हारा तैयारा गिरकर। इससे पहले कि बद्दुआ पूरी होती, उसने अपने हाथों से अपने मुंह को दबा लिया। फिर इनकार में सर हिलाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं गुस्से में बोल रही थी। गुस्सा अब भी है, लेकिन मेरे दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। ये कहकर उसने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाया। उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। बहरी फौज का अफसर अपने जवानों के साथ मोटरबोट के करीब पहुंच गया था। उसने जहाज के अर्शे से दूरबीन लगाकर देखा। उसे मोटरबोट में फजाइया के 2 जवानों की लाशें नजर आईं। जहाज का पायलट तैरता हुआ आकर मोटरबोट पर सवार हो रहा था और वैली एक जगह बैठी रो रही थी। बहरिया के अफसर ने फजाइया के अफसर से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया। फिर कहा, थोड़ी देर पहले तुम मुझे ताने दे रहे थे कि मैं अपने साथ गोताखोर क्यों नहीं लाया। अब जरा दूरबीन लगाकर देखो, तैयारे का पायलट गोते लगाकर मोटरबोट में पहुंच रहा है। तुम्हारे 2 जवान मौत की गोद में गोते लगा चुके हैं। यह है तुम्हारे मैदान जंग में लड़ने का अंदाज। तुम अपने साथ 4 हेलीकॉप्टर्स लाए और एक तैयारा जो पानी में उतरकर वहां से वैली को ला सके। क्या तुम और 2-4 तैयारे नहीं ला सकते थे? अली जो तैयारा ले जा रहा है, क्या उसका पीछा हेलीकॉप्टर्स कर सकते हैं? अफसर ने जवाब नहीं दिया। राब्ता खत्म करके दूसरे अफसर से दरियाफ्त किया, हेडक्वार्टर्स वाले क्या कहते हैं? उसने जवाब दिया, जनरल साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एयरफोर्स के बेस से इमरजेंसी तैयारे परवास करके कहां से तलाश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शुमाल मशरक या जुनूब मशरक के समंदरी हिस्सों में ढूंढेंगे। अली के पास पानी में उतरने वाला तैयारा है। वो किसी जजीरे के चटानी साहिलों में तैयारे को ले जाकर छुपा सकता है। अफसर को चुप लग गई। अगले 12 घंटों तक शुमाली और जुनूबी समंदर पर साहिलों पर और छोटे बड़े जजीरों पर फौजी तैयारे परवास करते रहे। वो बीच समंदर से बीच मैदान जंग से निकल कर गया था। कोई उसका रास्ता न रोक सका और कोई वो रास्ता मालूम न कर सका जहां वो गया था। अली ने पूरी फौज और इंटेलिजेंस को झंझोड़ डाला था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सोनिया ने समझ लिया था कि उसका भी मुहासबा होगा। बात सिर्फ सवाल जवाब तक महदूद नहीं रहेगी। वो अपना शुबा दूर करने के लिए एंटी मेकअप कैमरा लाएंगे तो साइमन की बीवी के पीछे छुपा हुआ सोनिया का चेहरा जाहिर हो जाएगा। पहले उसने सोचा था कि कोई दूसरी ख्यालखानी करने वाली रास्ते की दीवार बन गई है। उस दीवार को गिराना कुछ मुश्किल ना था। फिर पता चला पॉल अपनी बहन बैली के दिमाग में रहकर अली की हकीकत जान चुका है। ऐसी सूरत में अब वहां की सरकार से बराह रास्त टकराव हो रहा था। लिहाजा अब साइमन की बीवी बनकर रहना खतरे से खाली ना था। उसने फौरन मेकअप उतारा, एक रेडीमेड मेकअप और गेटअप के जरिए होलिया तब्दील किया। फिर बंगले के पिछले दरवाजे से निकल गई। ऐसे ही वक्त मैंने आकर पूछा, क्या हो रहा है? ओह फरहाद, हालात तेजी से बदल गए हैं। तुम कहाँ हो? मैं एक वीराने में हूँ। वो वीराना कहाँ है ये ना पूछना, मैं किसी को अपना पता नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, जब भी अपना समझो मुझे बता देना। तुम सबको अपना समझता हूँ और तुम लोगों के बगैर खुद को अधूरा समझता हूँ, इसीलिए आया हूँ। अली कहाँ है? उसने तो गजब कर दिया। भेद खुलते ही एक तैयारे में फरार हो गया है। बहरी बर्री और फजाई फौज ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। मुझे दोनों बेटों की परवरिश और तरबियत पर नाज है। पता नहीं वो तैयारा लेकर कहाँ निकल गया है। मैं मालूम करूं? प्लीज़ तुम ना जाओ। लैला उसके पास गई है। हाँ, अब तो मेरे ख़ानदान में पर्दे वालियाँ आ गई हैं। मुझे अपने बच्चों के पास जाने से पहले ये पूछना होगा कि पर्दे का इंतज़ाम है या नहीं। सीधी सी बात को तोड़ मरोड़ के पेश ना करो। ये नहीं देखते कि लैला और सुल्ताना ने कितनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। यानी मुझे रिटायर हो जाना चाहिए? मैं चला जाऊं? क्या मेरे पास कांटे चुभ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। लैला और सुल्ताना का तुमसे बराबर राब्ता रहता है। अभी वो किसी भी लम्हे में तुम्हारे पास आ जाएंगी। जहां वो आती हैं वहां मैं आना नहीं चाहता। फिर सोचता हूँ मौजूदा मुहिम में मेरे जितने भी अजीज़ और रिश्तेदार हैं वो दोनों उन सबके दिमागों में आती जाती हैं। मैं उनकी मौजूदगी में नहीं आना चाहूँगा, तो फिर तुमसे और अपने बेटों से कभी राब्ता नहीं कर सकूँगा।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तुम खामखा जज्बाती बनकर सोच रहे हो। कभी मेरे पास या बेटों के पास उन बहनों की मौजूदगी में पहुंच जाओगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ऐसे वक्त जब भी आओगे तो वो चली जाया करेंगी। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है, ये बताओ अभी मुझे क्या करना है? तुम तो किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की तरह पूछ रहे हो। बोल बच्चा, तेरी क्या मुराद है? पहले तुम पूछते नहीं थे, हालात मालूम करते थे, मशवरे देते थे, फिर जो करना होता वो कर गुजरते थे। तुम तो बाल की खाल निकालती रहती हो। चलो अपने हालात बताओ। वो वहां से निकलकर बस में बैठ गई। फिर उसे तमाम हालात बताने लगी। मैंने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अली फिर अली है, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे इत्मीनान से मुखातिब करूंगा। अब अपने मुताल्लिक बताओ, ये होलिया बदलने के बाद क्या इरादे हैं? वो कहने लगी, मैं तो बचकर निकल रही हूँ, लेकिन शहर में सोनिया सानी पर आफत आएगी। उससे अली तैमूर के मुताल्लिक सवालात किए जाएंगे। मैं अभी उसके पास जाऊंगा। जाने से पहले मेरा एक काम करो। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले शहर में मौजूद हैं। उनका फ़ोन नंबर नोट करो। किसी के ज़रिए फ़ोन करके उनमें से किसी की आवाज़ सुनो। फिर कोड वर्ड्स अदा करके इत्तला दो कि मैं फ़लाँ बस में सफ़र कर रही हूँ। वो कार ले आएँ और मुझे बस के सफ़र से निजात दिलाएं। उस बस का नंबर भी नोट करो। उसने अहम बातें नोट कराईं, मखसूस कोड वर्ड्स बताए। एक बस स्टॉप पर बूढ़ी औरत उतर रही थी। सोनिया ने उसे सहारा देकर उतारते हुए उससे बात की। फिर उसकी आवाज़ सुनाई। जब वो बूढ़ी बस से उतर गई तो मैं उसे करीबी टेलीफोन बूथ ले गया। उससे मतलूबा नंबर डायल कराए। राब्ता कायम होने पर दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज़ सुनाई थी। मैं बूढ़ी खातून से रिसीवर रखवा कर उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकना चाहता था। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। लव फॉर एवरीवन। मैं ब्राइन वुल्फ बोल रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, मिस्टर वुल्फ, आपके राब्ता कायम करने से मुझे खुशी हो रही है। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने बस का नंबर बताते हुए कहा, मादाम इस बस में सफ़र कर रही हैं, उनके लिए फ़ौरन कार भेज दो। उन्हें मज़ीद मामलात में तुम लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। उसने अपनी गाड़ी का नंबर और रंग बताया। ये सब कुछ मैंने सोनिया को बता दिया ताकि वो आने वाले मददगार को पहचान सके। उसके बाद मैं सोनिया सानी के पास पहुंच गया। वो शहर के एक स्केटिंग क्लब में थी। पैरों में स्केटिंग शूज़ पहने बर्फ़ पर कभी दौड़ रही थी, कभी घूम रही थी और तरह तरह से रक्स के अंदाज में बेहतरीन स्केटिंग का मुजाहरा कर रही थी। मैं दिमाग में पहुंचा तो वो रक्स करते करते रुक गई। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, स्केटिंग जारी रखो। अपने आसपास किसी की आवाज़ सुना दो। ताकि मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जवान ने आकर कहा, मैंने इतनी खूबसूरत स्केटिंग पहली बार देखी है। तुम रुक क्यों गई? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या करूं, कोई पार्टनर नहीं है। आओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो उस जवान का हाथ थाम कर बर्फ पर फिसलने के कमालात दिखाने लगी। मैं जवान के दिमाग में पहुंचकर उसे देख रहा था। स्केटिंग फ्लोर के दो अतराफ शीशे की दीवारें थीं। दीवारों की दूसरी तरफ रेस्टोरेंट था। मर्द, औरतें और बच्चे मेज़ के अतराफ बैठे खाने पीने के दौरान स्केटिंग का मंजर शीशे के पार देख रहे थे। बर्फ पर सोनिया सानी का साथ देने वाले जवान की एक गर्लफ्रेंड ने उसे मुखातिब किया। मैं आवाज़ सुनकर गर्लफ्रेंड के पास आ गया। वो प्रिंस डैगर के पास खड़ी हुई थी। प्रिंस डैगर मेरा हमशक्ल बना रहता था। उसका ख्याल था कि सोनिया उसे मेरा हमशक्ल पाकर ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगी, जबकि सोनिया ने उसे सोनिया सानी के हवाले कर दिया था। वो बेचारा उसी को अपनी महबूबा समझ रहा था और सोनिया सानी जहानत और मक्कारी में सोनिया से कुछ कम नहीं थी। बेचारे प्रिंस डैगर को बड़ी सफाई से उल्लू बनाकर रखती थी। वो गर्लफ्रेंड अपने साथी को सोनिया सानी के साथ एक्टिंग करते देख देख कर चल रही थी। उसने प्रिंस डैगर से पूछा, तुम कैसे मर्द हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्केटिंग नहीं कर सकते? प्रिंस ने जवाब दिया, तुम कैसी लड़की हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्केटिंग नहीं कर सकती? वो गुस्से से कहने लगी, तुम मेरा ही सवाल दोहरा रहे हो और तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही हो। मुझे स्केटिंग आती है, लेकिन ऐसी महारत नहीं जैसी ये दोनों दिखा रहे हैं। तुम्हारे साथ भी यही मसला होगा। वो कहने लगी, एक मर्द को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बन जाना नामुमकिन है। वो जो चाहता है उसे कुछ हम में मिलता है, कुछ दूसरी में मिल जाता है। प्रिंस ने उसकी तारीफ की। वो बड़ी हसरत से सोनिया सानी को देख रहा था। देखने का अंदाज बता रहा था कि वो स्केटिंग करने वाले जवान को रकीब समझ रहा है। वो मजबूर था, इस मैदान में अपनी महबूबा सोनिया का साथ नहीं दे सकता था। मैंने एक ही मिनट में देखा, वो जवान बर्फ पर फिसलते फिसलते अचानक गिर पड़ा था। सोनिया सानी ने उसे उठने के लिए सहारा देते हुए पूछा, क्या बात हो गई? तुम्हारी महारत से जाहिर था कि तुम्हारा तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा। वो कहने लगा,
हाँ, मैं हैरान हूँ, बैलेंस के बावजूद कैसे गिर गया। सोनिया सानी ने दूर खड़े हुए प्रिंस टैगर को घूर कर देखा, फिर जवान से कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी इस फ्लोर पर मिलेंगे। वो फ्लोर से बाहर आकर स्केटिंग शूज उतारने और दूसरे शूज पहनने लगी। मैं उसके दिमाग में आ गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रिंस ने करीब आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ स्केटिंग नहीं की, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो कमबख्त भी गिर पड़ा था। उसने प्रिंस को नागवारी से देखा, फिर पूछा, क्या मुझे नादान बच्ची समझते हो? वो जरा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं उसे तुम्हारे साथ बर्दाश्त न कर सका, इसलिए बेचारे को गिरा दिया। क्या टेलीपैथी का इल्म ऐसी ही जलील हरकतों के लिए होता है? सोनिया, प्लीज दूसरे पहलू को देखो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में जलता कुड़ता हूं। मैं तीसरा पहलू भी देख रही हूं। तुम मुझे अपना पाबंद बनाकर रखना चाहते हो। मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी से मुस्कुराकर बात ना करूं। जो बात कहने की जरूरत नहीं होती, उसे टेलीपैथी के जरिए पूरा कर लेते हो। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझने वाली बात गलत होती है। गोया मैं गलत हूं? नहीं तो, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर मैं सही समझ रही हूं ना? हाँ हाँ, तुम दुरुस्त कहती हो। मैं तुमसे जीत नहीं सकता। मैंने कहा, सानी, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें सोनी और अली तैमूर के हालात बताने आया हूँ। आप बताते रहें, मैं इससे बातें करने के दौरान भी सुनती रहूंगी। मैंने उसे मुख्तसर हालात बताए, फिर कहा, अब यहाँ सख्ती से तुम्हारा मुहासबा होगा। तुम मेरी बातें सुन रही हो या प्रिंस से बातें कर रही हो? उसने मुझसे जो रुदास सुनी थी, उसे सोच के जरिए दोहराया। यह हैरानी की बात थी कि वो प्रिंस से बातें करने के दौरान मेरी बातें तवज्जो से सुनती रही थी, लेकिन मैं हैरान नहीं था। ये समझ गया कि वो इर्तिकाज़ तवज्जो की मशक करती रही है। ऐसी मशक करने वाले जिस बात पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं, वो बात हज़ार मसरूफियात और शोर गुल के बावजूद सहन नशीन हो जाती है। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर वुल्फ, मैं तकरीबन 3 घंटे से देख रही हूँ, सरकारी तौर पर मेरी निगरानी करने वालों की तादाद बढ़ गई है। आप मेरे जरिए उस जवान को देख सकते हैं जो मेरे साथ स्केटिंग कर रहा था। 2 पुलिस अफसर उसे हिरासत में ले जा रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा था। वो जवान 2 अफसरों के दरमियान चलता हुआ उस क्लब से बाहर जा रहा था। मैंने कहा, बेचारे पर शुबा किया जा रहा है कि वो तुम्हारे खास आदमियों में से होगा और अली तैमूर के मुताल्लिक कोई कारामद मालूमात फराहम कर सकेगा। मैं अपने बंगले की तरफ जा रही हूँ। आप मेरे साथ रहेंगे? तुम अपने दिमाग पर बोझ महसूस करोगी। ऐसी बातें ना करें। आप मेरे बाप की जगह हैं और बाप कभी बोझ नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सोनिया तुम्हें बेटी कहती है, हकीकत क्या है? मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरी हकीकत क्या है। जब मैंने 10 बरस की उम्र से सोनिया बनने की ट्रेनिंग शुरू की थी तो उन्हें सिस्टर कहती थी। एक बार उन्होंने मेरी कारकर्दगी से खुश होकर गले लगा लिया और मुझे बेटी कहने लगी। मुझसे इस अंदाज में कह रही थी जैसे सचमुच तुम्हें जन्म दिया हो। मैं अल्लाह से पहली और आखिरी दुआ मांगती हूँ कि ये सच हो और मैंने उनकी कोख से जन्म लिया हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी सोनिया मम्मा ने कभी शादी नहीं की, फिर माँ कैसे बन सकती हैं? खुदा की कुदरत को कोई नहीं समझ सकता। वो क्लब से बाहर प्रिंस के साथ कार की तरफ जा रही थी। मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो गई थी। सोनिया सानी की पैदाइश मेरे लिए चैलेंज बन गई थी। क्या सोनिया ने मुझे छोड़कर किसी को अपनाया था? क्या मेरे एतमाद और खुशफहमी को ठेस पहुंचाई थी? ऐसे वक्त मेरे ज़मीर ने पूछा, तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मुझे तकलीफ क्यों पहुंच रही थी? मैंने भी उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। वो मेरे लिए तन मन निछावर करती रही, मेरे लिए दुश्वार गुजार मराहिल में जान की बाजी लगाती रही। मेरी जिंदगी में रसवंती से पहले आई और मैंने उसे नज़रअंदाज करके रसवंती को शरीक हयात और अपने बच्चे की माँ बनाया। क्या ये एक औरत की तौहीन नहीं है? क्या सोनिया के सीने में औरत का हसास दिल नहीं है? ये तो उसका कमाल है कि चोट खाकर मुस्कुराती रही, दोस्ती निभाती रही, पारस और अली तैमूर को माँ की मोहब्बत और बेहतरीन तरबियत देती रही। मैं अपनी दास्तान में बड़ा 30 मार खां बनता रहा हूँ। अब दास्तान के मौजूदा हिस्सों में मेरा मुहासबा हो रहा है। जो कुछ मैं करता आया हूँ उसमें क्या सही था, क्या गलत था, और जो गलत था उनके नताइज का सामना मुझे करना पड़ेगा। जहानत और शराफत का तकाजा है कि मैं खुद अपना मुहासबा करूं। वीराने में रहने के कई फ़ायदे थे। बड़ी तकलीफ़ होती है अपने अमल का हिसाब करते वक्त ये मालूम हो कि हम शैतानी हरकतें करते आए हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत सोच समझ कर उन शैतानी हरकतों को जायज़ करार देने के लिए मजबूत दलाइल तलाश करने पड़ते हैं या सच्चाई से तस्लीम करना पड़ता है कि ऐसी हरकतें हो गई हैं, अब ना हो। वो गलतियों का दौर था,
अब तलाफियों का दौर शुरू होना चाहिए। एक तलाफी तो यूं हो रही थी कि मैं दुनिया वालों से दूर एक वीराने में पहुंच गया था। अब मुझे गुमनाम रहकर, अपनों से दूर रहकर इबादत करनी थी और खिदमत खल्क भी। चूंकि तन्हाई थी, इसलिए ज़्यादा सोचने और अपने गुज़िश्ता आमाल को ज़्यादा समझने का वक्त मिल रहा था। वीराने में रहने के कई फ़ायदे थे। एक तो यहाँ जीना के सिवा कोई नहीं था। न मैं किसी और को देख सकता था, न बेलगाम हो सकता था। सब्र करना आ रहा था। कनात पसंदी के फ़वाइद नज़र आ रहे थे। अपने बुरे अमाल को तस्लीम करते वक्त दूसरों के सामने शर्म आती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं था, शर्म नहीं आ रही थी। इसलिए फराग दिली से अपनी पिछली गलतियों को तस्लीम कर रहा था। अब जो सोनिया सानी की हकीकत जानने की बात आई, तो इस गलती को भी तस्लीम करना पड़ा कि मैंने माजी में सोनिया की अना और खुददारी को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता रहा उसे कोई दुख नहीं है। वो फौलाद है। औरत खाक कितनी ही फौलाद हो, उसे मौत भी न तोड़ सकती हो, मगर वो मर्द की बेवफाई से टूट जाती है। आज बरसों बाद जवानी की आखिरी और बुढ़ापे की पहली दहलीज पर मैं उसका टूटा हुआ दिल देख रहा था। खुदा मुझे मुआफ करे। सोनिया सानी अगली सीट पर बैठी हुई थी। प्रिंस टैगर ड्राइव कर रहा था। उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। थोड़ी दूर जाकर कार के फोन पर इशारा मौसूल होने लगा। सानी ने रिसीवर उठाकर कहा, सोनिया इज ऑन द लाइन। दूसरी तरफ से आवाज आई, मादाम पुलिस की गाड़ियां रास्ता बदल रही हैं, आप उनके साथ चली आएं। कर्नल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल राइट, मुझे तुम्हारे कर्नल से मिलकर खुशी होगी। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो आर्मी हाउस में पहुंचे। एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में आर्मी के अहम अफसरात बैठे हुए थे। सोनिया सानी वहां पहुंची तो अफसरान अपनी जगह बैठे उसे घूरते रहे। वो जवाबन घूरते हुए कहने लगी, तुम लोगों में इतना एटिकेट नहीं है कि एक खातून की आमद पर ताजीमन खड़े हो जाओ। अगर 5 सेकंड के अंदर तुम सब खड़े ना हुए तो सोनिया को वापस जाने से तुम्हारी पूरी फौज नहीं रोक सकेगी। कर्नल वॉलबर्ग ने एक पर्दा हटाकर आते हुए कहा, जेंटलमैन प्लीज स्टैंड अप। कर्नल का हुक्म सुनते ही सब खड़े हो गए। एक अफसर ने कहा, हमने आपके हुक्म की तामील की है, वरना एक मुलजिमा के सामने कानून और मुल्क के मुहाफिज खड़े नहीं होते। वो कहने लगी, अगर मैं मुलजिमा हूं तो इल्ज़ाम साबित करो, बैठ जाओ। वो बेख्तियार बैठ गए। वो हंसते हुए कहने लगी, तुम लोग कर्नल के हुक्म पर खड़े हुए थे, एक मुलजिमा के हुक्म से कैसे बैठ गए? वो झेंप कर नजरें चुराने लगे। कर्नल ने कहा, बहुत खूब सोनिया, तुम अचानक ही ऐसे नफसियाती हमले करती हो कि सामने वालों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। तुमने शहर आकर हमारी तमाम तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। हम समझ रहे थे अली तैमूर भी यहीं कहीं छुपा होगा, लेकिन वो मैरीलैंड में था। एक अहम लड़की को अगवा करना चाहता था। हमने उसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया है। सानी ने पूछा, मुझ पर क्या इल्ज़ाम है? तुम्हें मालूम था अली कहाँ है। तुम पर धोखा देने का इल्ज़ाम है। मैं तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी नज़रों के सामने आई और 24 घंटे तुम्हारी नज़रों में रहती हूँ। बंगले के बाहर फौज पहरा देती है। बंगले के अंदर टीवी कैमरे और माइक जगह जगह हैं। तुम्हें मेरी एक एक हरकत नज़र आती है। तुम मेरी एक एक बात रिकॉर्ड करते हो। साबित कर सकते हो कि मैंने कोई कदम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ उठाया है? अगर नहीं साबित कर सकते तो फिर इल्ज़ाम कैसा? तुमने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे रखा था। मैंने दरख्वास्त की थी कि 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर मेरी हरकतें देखते रहो। ये काम दूसरे फौजी जवान कर सकते थे। कर्नल ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम नफसियाती हमले करती हो। हम लाशऊरी तौर पर तुम्हें ही तवज्जो का मरकज बनाए रहे। कर्नल, ये कहकर अपनी नादानी और नाकामी को न छुपाओ। तुमने अली तैमूर के लिए पूरे मुल्क में जासूसों का जाल बिछा रखा है, लेकिन वो अभी तक अली तैमूर को गिरफ्तार न कर सके। अगर वो गिरफ्तार होता तो यहां मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। अली तुम्हारे मुल्क में नहीं है, कहीं नहीं है। तुम उसके और मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकोगे। कर्नल ने गुस्से से कहा, अली यहां था, वो हमारा एक तैयारा लेकर फरार हो गया है। गुस्सा ना दिखाओ, ऊंची आवाज में मुझे भी बोलना आता है। सीधी सी बात है, साबित कर दो कि अली यहां था। कर्नल ने एक तस्वीर उसे देते हुए कहा, यह है अली। न्यूपोर्ट से 80 किलोमीटर के फासले पर एक साहिली जंगल है। वो हमारी टेलीपैथी जानने वाले की बहन को अगवा करके उस जंगल में लाया था। वहीं ये तस्वीर ली गई है। सानी ने पूछा, तस्वीर में टेलीपैथी जानने वाले की बहन कहाँ है? उसकी तस्वीर नहीं आ सकी। जब वो अली के साथ थी ही नहीं तो तस्वीर कहाँ से आती? वो लड़की जिसका नाम वैली है खुद गवाही देगी कि अली उसे अगवा करना चाहता था। सानी ने पूछा, वैली खुद गवाही देगी या उसका भाई दिमाग में बैठकर उसकी जबान से गवाही देगा? कर्नल, हम टेलीपैथी की जबान गरी तुमसे ज्यादा जानते हैं। कोई काबिल कबूल सबूत पेश करो।
यह हमारे साहिली इलाके की तस्वीर है। वो तस्वीर को एक तरफ फेंकते हुए बोली, तस्वीर में रात की तारीकी है, चंद घने दरख्त दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद आया कि अली एक बार जंगल में रात के वक्त दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था। ये उसी जंगल की तस्वीर है। उसे देखकर कोई तस्लीम नहीं करेगा कि अली ने तुम्हारे मुल्क में कदम रखा है। कर्नल ने कहा, मैं जानता था तुम काबू में नहीं आओगी। हम बाबा साहब के इदारे से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम ब्राइन वुल्फ के साथ अभी एयरपोर्ट जा रही हो। तुम्हें दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए हमने एक तैयारा चार्टर्ड करा दिया है। सरकारी बंगले से तुम्हारा तमाम सामान उठवाकर गाड़ी की डिक्की में रखवा दिया गया है। तुम किसी हेलो हुज्जत के बगैर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? कैसे चली जाऊं? तुम और तुम्हारे हुक्काम जानते हैं कि फराद की फैमिली इस मुल्क के मखसूस तैयारे में सफ़र करती है। मैं किसी और तैयारे में सफ़र करने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा मैं अभी मुल्क के सफ़ीर से बात करूंगी। हमें मंजूर है, तुम अपने तौर पर सफ़र कर सकती हो, लेकिन सुबह होने से पहले ये मुल्क छोड़ दोगी। सानी उन्हें दिखाने के लिए टेलीफोन के ज़रिए सिफारत खाने से रब्ता कायम करने लगी। इससे पहले ही मैंने वहाँ के सफ़ीर को ख्याल खानी के ज़रिए तमाम रूतात सुना दी। एक तैयारा जो शहर में मौजूद था वो फ़ौरन सोनिया सानी और प्रिंस डैगर के लिए मखसूस कर दिया गया। मैंने सोनिया के पास आकर बताया कि सानी और प्रिंस मुल्क छोड़ रहे हैं। वो कहने लगी, मगर वो जिससे मुल्क छुड़वा रहे हैं वो यहीं मौजूद रहेगी। तुम गज़ब की चालें चलती हो। नहीं फरहाद, ये मेरी नहीं सानी की चाल है। इसका खातिर खा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। मेरी बेटी ने मुझे बड़ी खूबसूरती से यहाँ छुपने का मौका फराम किया है। अली की खबर सुनाओ। उसका तैयारा न्यू फाउंडलैंड के करीब पहुँच रहा है। वहाँ उसे उतरना ही होगा क्योंकि ईंधन ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा, न्यू फाउंडलैंड इस मुल्क के ज़ेर असर है, वहाँ अली मुश्किलात में पड़ सकता है। सोनिया ने कहा, सानी और प्रिंस को मुल्क से निकल जाने का हुक्म देकर हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। सानी से कह दो वो अपना तैयारा न्यू फाउंडलैंड की तरफ ले जाए। लैला उसे रास्ते में बताएगी कि अली ने तैयारे को कहाँ उतारा है। मैंने सानी के पास जाकर ये बात बताई। फिर कहा, अब मैं दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहता हूँ। 2 घंटे बाद आकर खैरियत मालूम करूँगा। भाई दीवे, तुम्हारा पैदाइशी नाम क्या है? पैदाइशी नाम सानिया है। सानिया कह लें या सोनिया सानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके दिमाग से निकल आया। अब ख्याल खानी ख़त्म करना चाहता था। फिर ख्याल आया, मैंने सोनिया से ये नहीं पूछा कि वो अब किस रूप में है और क्या करने वाली है। मैं फिर उसके पास आया। वो कहने लगी, जी क्या बात है? मैं पूछने आया हूँ कि अब तुम्हारे इरादे क्या हैं? हमारी बाजी अधूरी रह गई है। 16 में से 3 टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ आए हैं। कैनी पॉल, जोरा जोरी और मिक्की मैथ्यू, चौथा वैली का भाई जिसने खेल बिगाड़ दिया है। मैंने चौंक कर कहा, हम एक पहलू को फरामोश कर रहे हैं। तुम साइमन के घर से निकल आई हो। अली जिम्मी मैथ्यू के रूप में देखा गया था। ऐसे में मिक्की मैथ्यू पर शुबा किया जाएगा कि हम उसके घर पहुंचकर उसके दिमाग में भी पहुंच गए हैं। वो लोग मिक्की के दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिटा देंगे। तुम सलमान वास्ती यानी सुपर मास्टर एरेरे को भूल रहे हो। उसने और सुल्तान ने कैनी पॉल, जोरा चोरी और मिक्की मैथ्यू को काबू में रखा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र उन्होंने मिक्की मैथ्यू को ट्रेनिंग सेंटर से निकालकर एक जगह छुपा दिया है। जल्द ही उसे दूसरे शहर पहुंचा दिया जाएगा। तुम क्या कह रही हो? उन्होंने अपनी दानिश में सोनिया को शहर से निकाला है। ये सोनिया फिर उसी शहर में रहेगी। वो खुशफहमी में रहेंगे कि मेरी तरफ से ख़तरा टल गया है। जो बाजी अधूरी है वो अपने मुकम्मल अंजाम को पहुंचेगी। मैं इस बाजी में शरीक होने के लिए 2 घंटे बाद आऊँगा। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया, हालांकि अभी अपनी कोई जगह नहीं थी। मैं तलाश कर रहा था। मुझे अपनी पसंद का वीराना नहीं मिल रहा था। मैं जीना को साथ लेकर अदीसा बाबा पहुंचा था। वहां मैंने एक बड़ी सी ट्रेलर गाड़ी खरीदी। उस ट्रेलर के अंदर बड़ा सा कमरा बना हुआ था। उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। कच्चे अनाज के अलावा सील पैक डब्बों में तरह तरह के खाने थे जो महीनों काम आ सकते थे। जब मैं ड्राइव करता तो जीना आराम करती थी, और जब वो ड्राइव करती थी तो मैं कमर सीधी करने ट्रेलर में आ जाता था, या फिर एक साथ आराम करने के लिए हम हाईवे से दूर जाकर गाड़ी रोक देते थे, वहाँ रात गुजारते थे और फिर चल पड़ते थे। हमने अदीसा बाबा से 500 मील का फासला तय किया था। पुख्ता रास्ते के अतराफ हद नज़र तक जंगल फैला हुआ था। चूंकि जानवरों पर टेलीपैथी का हथियार असर नहीं करता, इसलिए मैंने रिवॉल्वर और राइफल वगैरह कारतूस की भरी हुई पेटियों के साथ रख लिए थे। उस वक्त हमारा ट्रेलर रुका हुआ था। रात की तारीकी फैली हुई थी। जीना चूल्हे पर खाना तैयार कर रही थी। जिंदगी गुजारने का ये अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये सफ़र रोमान परवर लग रहा था।
मैंने पीछे से आके मोहब्बत से जीना का नर्म और नाजुक हाथ पकड़ लिया। वो घबरा कर कहने लगी, अरे क्या करते हो, फ्राई पैन उलट जाएगा, प्लीज छोड़ दो। आदमी भूखा हो तो नहीं छोड़ता, मगर अफसोस अभी छोड़ने से ही खाने को कुछ दोगी। अच्छे बच्चों की तरह डाइनिंग टेबल सेट करो, मैं खाना ला रही हूँ। ट्रेलर के अंदर खिड़कियां ऐसी थीं जिनके पट नीचे की तरफ खुलते थे और वो पट मेज की सतह बन जाते थे। निचले हिस्से को खोलने से फोल्ड की हुई कुर्सियां बाहर आ जाती थीं। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। हम साथ बैठकर खाने लगे। खिड़कियों पर शीशे के अलावा मजबूत लोहे की जालियां भी थीं। कोई जंगली दरिंदा शीशा तोड़कर अंदर नहीं आ सकता था। जीना ने कहा, कितनी गहरी खामोशी और सुकून है। शहर के हंगामों से दूर आकर पता चलता है कि ऐसे सन्नाटे और सुकून में बड़ी राहत मिलती है। मैं समझ रहा था ऐसे जंगल में आकर तुम्हें डर लगेगा। जब तक जंगल में मंगल रहे डर नहीं लगता, और तुम मेरे मंगल हो।